उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 10 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिव्यानी मामले पर अमेरिका का इजहार अफसोस। जॉन केरी ने की सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमेरिकी सिफारतकारों को आज सरेंडर करना होंगे एयरपोर्ट पासिस। दिव्यानी मामले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने दी थी हिदायत। तारीखी लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी। खैर मकदम करते हुए अन्ना हजारे ने निफाज को यकीनी बनाने को कहा। साबिक आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ का चुनाव लड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। और बांग्लादेश में बरसर-ए-इक़्तिदार जमात की तलबा विंग के 8 कारकुनों को सुनाई गई फांसी की सजा, 13 को उम्र कैद। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खारपोड़गे की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले में अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। केरी ने कौमी सलामती के मुशीर शिव शंकर मेनन को फोन करके मामले पर अफसोस जताया है। जराये के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने पहले अपने हिंदुस्तानी हममनसब सलमान खुर्शीद से इस मामले पर बात करने की कोशिश की, ताहम सलमान खुर्शीद ने मुखालिफत के पेश नजर उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केरी ने कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन से बात की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मैरी हाफ केरी के जरिए मेनन से बात करने की जानकारी फराहम की। दिव्यानी के मामले पर अमेरिका और हिंद के दरमियान ठनी हुई है। हिंदुस्तान ने अमेरिकी सिफारतकारों की मुराद भी वापस ले ली है, जिसका इत्तलाक आज से होना है। Kerry called Indian National Security Advisor Menon to discuss the December 12th arrest of Deputy Consul General, Khobragadi. The Secretary understands very deeply the importance of enforcing our laws and protecting victims, and like all officials in positions of responsibility inside the U.S. government, expects that laws will be followed by everyone. हिंदुस्तानी सिफारत का गिरफ्तारी और जामा तलाशी के दौरान दिव्यानी कई बार फूट फूट कर रोने को मजबूर हुई। ये बात खुद उन्होंने उस ईमेल में बताई जो उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत को रवाना किया था। इस ईमेल में दिव्यानी ने हुकूमत से अपनी सलामती और वकार की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की थी। दिव्यानी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें हथकड़ियां लगाई गई, कई बार जामा तलाशी ली गई और जेल में उन्हें आम कैदियों और नशेबाजों के साथ रखा गया। दिव्यानी के मुताबिक इस दौरान वो अपने साथ किए जाने वाले सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर कई बार रो पड़ी। उधर दिव्यानी के मामले से जुड़े अमेरिका के सरकारी वकील प्रीत भरारा का कहना है कि दिव्यानी को हथकड़ियां लगाने की बात गलत है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त दिव्यानी को सिर्फ सलामती एहलकारों ने घेरे में लिया था। और नाजरीन, इस ताजा मामले पर हम बातचीत करने के लिए बात करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने नुमाइंदे शैलेंद्र से। जी शैलेंद्र, आज से अमेरिका के जो डेलीगेट्स डिप्लोमेट्स हैं उनसे तमाम मुराद जो है, जो भी उनको सहूलतें दी गई हैं, वो वापस ली जा सकती हैं। इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि कल रात में जिस तरह से अमेरिका की द्वारा खेद जताया गया, उन्होंने रिग्रेट जाहिर किया है, यानी माफी मांगी है इस पूरे मामले को लेकर।
जिसमें वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉन केरी, उन्होंने फोन किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन को, और फोन पर उन्होंने देवयानी के पूरे मामले पर, जिसमें उनसे तलाशी जिस तरह से ली गई थी, बदसलूकी जो हुई थी, उस पर उन्होंने खेद जताया है, माफी मांगी है और कहा है कि अमेरिका में जितने भी डिप्लोमेट्स हैं सबका जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहनी चाहिए, उसके लिए अमेरिका शर्मिंदा है। तो इसके बाद अब देखना यह होगा कि भारत का जो रवैया है, इंडिया का जो रवैया वो क्या रहेगा, क्योंकि पहली शर्त ही ये थी इंडिया की, नई दिल्ली की, कि अमेरिका इस पूरे मामले पर माफी मांगे। पहली शर्त तो पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी शर्त दिल्ली की ये थी कि इस मामले के चलते जो देवयानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशन उनके ऊपर हैं, उनको वापस किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर अब तक कोई एश्योरेंस नहीं मिल पाया है अमेरिका की तरफ से। हालांकि जॉन केरी के अलावा वहां की जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वेंडी शर्मन, उन्होंने भी हमारी फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह से फोन पर बात की और इस पूरे मामले पर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन अभी फिलहाल देखना ये होगा कि जो एलिगेशन हैं उनका क्या होता है, क्या वो ड्रॉप होते हैं या नहीं, जो भारत की अभी शर्त थी। इसके साथ साथ जो प्रीत भरारा जो वहाँ के काउंसलर है, उनकी तरफ से जो वहाँ के जो यूएस की तरफ से जो उनके अटॉर्नी है, उन्होंने उनका ये कहना है कि कोई भी बदसलूकी नहीं हुई है देवयानी के साथ, उनको हैंडकफ नहीं किया गया था, उनको पूरे इज्जत के साथ हिरासत में लिया गया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक नया पहलू देखने को मिल रहा है पूरे मामले में। जी शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में जो यूएस डेलीगेट्स मौजूद हैं, उनके पासेस ले लिए गए हैं, उनको जितनी भी सहूलतें दी गई थी वो भी खत्म करी जा रही हैं, बैरिकेडिंग्स हटाए गए हैं। तो आज से और क्या क्या कुछ होने की उम्मीद की जा सकती है? कुछ आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले पर कल विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया था संसद में, पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 डेडलाइंस रखी गई हैं, एक 19 तारीख यानी कि आज और एक 23 तारीख यानी कि अभी तो कुछ दिन बाकी है। 19 तारीख को उनसे कहा गया है, जो अमेरिकी डिप्लोमेट यहाँ नई दिल्ली में है, उनसे कहा गया है कि वो अपने आई कार्ड लौटाएं। तो आज की डेडलाइन है उनके आई कार्ड वापस लेने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने माफी मांगी है, क्या उसके बाद भारत में कोई रुख बदलता है या नहीं, या फिर जो ये उन्होंने कड़े जो कदम उठाए थे उसके साथ भारत अभी भी उसके प्रति सीरियस है, उसके लिए अभी मन नहीं बदला है भारत में अभी तक। हालांकि सरकारी तौर से इस पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं मिल पाया है, गवर्नमेंट का कोई क्लियर रिएक्शन इस पर नहीं आया है कि क्या सरकार इस बात को लेकर अभी आगे बढ़ेगी या फिलहाल इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, इस पर भी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, हम दोबारा अपडेट के लिए आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, जो कि बता रहे थे कि हिंदुस्तान का मौकफ जो है वो बेहद सख्त हो गया है और उसका पहला मुतालबा यही है कि इस पूरे मामले पर देवयानी से माफी मांगी जाए। साथ ही साथ आइंदा इस तरह के कोई हादसे या इस तरह के कोई वाकये रोनमा ना हो, उसके खिलाफ भी पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक हो गया है। और हिंदुस्तान में जो यूएस डिप्लोमेट्स हैं उनको 2 डेडलाइंस दी गई हैं ताकि उनसे सारी मुराद या जो भी उनको फैसिलिटीज दी जा रही है उनको वापस लेने के लिए। पहली है आज यानी 19 और दूसरी है 23। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से जो है वो वजीर खारजा जॉन केरी ने अफसोस का इजहार किया है, उसके बाद आज दिन भर क्या होने वाला है इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। उधर हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी के साथ नाजेबा सलूक के खिलाफ हिंदुस्तान में सख्त एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कल लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। दोनों ऐवानों में इस मामले की सख्त मजम्मत की गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बुध को हिंदुस्तानी सिफारतकार के साथ अमेरिका में किए गए नाजेबा सलूक के मामले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में इस मामले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर अरकान ने हुकूमत से इस सिलसिले में अमेरिका के खिलाफ ऐवान में मजम्मती करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। महिला के साथ इतना अपमान हुआ है, अरे निंदा का प्रस्ताव लाइए, हम लोग निंदा का प्रस्ताव पास करें। भाषण तो बहुत होते रहते, दे देंगे, बयान भी दे देंगे बाहर जाके, फर्क क्या पड़ता है। निंदा का प्रस्ताव कीजिए। ये डरपोक अमेरिका को डरते हो? डरपोक हमारा देश बना दिया। वो अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल गई थी और वहाँ उसको हथकड़ी डाल करके
पे गिरफ्तार किया गया। जब हमारे किसी राजनयिक पर इस तरह की घटना घटती है तो पूरा देश अपमानित होता है। उधर राज्यसभा में भी दिव्यानी मामले पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने अमेरिका के तई हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन जमातों ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अमेरिका मुसलसल हिंदुस्तानियों के साथ तज़हीक आमेज सलूक कर रहा है और हुकूमत अमेरिका को सख्त पैगाम देने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर दलितों में खास तौर से ये चर्चा हो रही है कि यदि ये जो महिला जिसके साथ जुर्म जाती हुई है, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, यदि इसके स्थान पर यदि किसी और जाति की महिला होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डिले नहीं करती एक्शन लेने में। We have willingly accepted that this is the big brother. We have willingly accepted that the USA is the world's policeman. We are building a strategic relationship with the USA. That strategic relationship cannot be in violation of the principles of the Panchsheel. वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ। अमेरिका मानता कहाँ है किसी कन्वेंशन को? इराक में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशन को ठेंगा दिखा करके अमेरिका ने वहां बमबारी की, झूठा जो है रिपोर्ट बनवाया कि उसके पास जो है माने मास डिस्ट्रक्शन का रासायनिक हथियार है। तो अमेरिका का जो ये व्यवहार रहा है हम लोगों के देश के प्रति, ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का जब मामला आता है तो हम कहीं न कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित उसके सामने अपने आप को महसूस करते हैं। बैरिकेड हटा देने से, सिर्फ क्या कहते हैं कि ये कर देने से समस्या का निदान नहीं होने वाला है। काफी समय से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में बढ़ा है। वो एक ऐसा देश बन गया है जो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है और करके निकल सकता है। आखिर क्यों? कहीं अपनी मानसिकता के बारे में सोचना होगा और उस मानसिकता को बदलना होगा। जब से हम भारत को बाजार के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, तब से शायद ये दशा हुई है। दिव्यानी के वालिद का कहना है कि वो हिंदुस्तान की जानिब से अमेरिका की मुखालिफत और उनकी बेटी की हिफाजत के लिए उठाए गए इक़दामात से मुतमईन है। इस मामले में मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। इतलात के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने में नायब कौंसिल जनरल के ओहदे पर फायज दिव्यानी की न सिर्फ आम मुज़मिन की तरह जिस्मानी तलाशी ली गई, बल्कि इन्हें जेल में एक ऐसे सेल में रखा गया जहां मंशियात के आदी मुजरिम कैद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। तारीखी लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी के बाद इस बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना किया गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल की मुखालफत की। उधर लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अन्ना हजारे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। लोकसभा ने बुध को लोकपाल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। वादर है कि मंगल को राज्यसभा में मंजूरी के बाद कल इसे लोकसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा की बनिस्बत लोकसभा में लोकपाल बिल पर बहस मुख्तसर रही। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने किया। राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने इस बिल को बदउनवानी के खिलाफ जंग के लिए अहम कदम से ताबीर किया। स्पीकर मीरा कुमार ने सीमा अंदरा अरकान के शोर शराबे के दौरान बिल के मंजूर होने का ऐलान किया।
समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव ने लोकपाल बिल की सख्त मुखालफत की। इन्होंने इसे मुल्क के लिए मुज़िर बताया। मुलायम ने कहा कि बिल के कानून बन जाने के बाद सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम लोगों की 10 साल पीछे की जांच होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों में वोट लेकर के आते हैं, तब इस लोकसभा में आ पाते हैं, और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है महोदय, ये भूल गए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाया जा रहा है, इसके बाद हम सब लोग बेईमान बैठे। लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ ही रालेगंज सिद्दी में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता 9 दिनों से लोकपाल के हक में भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे और उनके साथी टेलीविजन पर लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। बिल के मंजूर होते ही वहां मौजूद लोगों ने अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अन्ना हजारे ने अनशन खत्म किया। इन्हें स्कूली बच्चों ने शरबत पिलाया। अन्ना हजारे ने बिल की मंजूरी को तारीखी कदम करार देते हुए अरकान पार्लियामेंट और उनकी मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया, और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था, वो बिल जो कमजोर था, राज्यसभा में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया, वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी, उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। वहीं मिशन लोकपाल को लेकर टीम अन्ना का हिस्सा रह चुके आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने पार्लियामेंट में मंजूर शुदा लोकपाल बिल को कमजोर करार दिया। तो अभी जो लोकपाल आया है वो काफी कमजोर है और सब लोग मिलकर अब इसको और इम्प्रूव कराएंगे। पार्लियामेंट में लोकपाल बिल की मंजूरी को तारीखी इकदाम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पार्लियामेंट का इजलास कल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने ऐवान में शोर शराबा करके पार्लियामेंट का कीमती इजलास बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सियासी जमातों का कहना है कि लोकपाल बिल किसी के दबाव में नहीं बल्कि अरकान पार्लियामेंट के ताउन से मंजूर किया गया। कांग्रेस और उनके सहयोगी समर्थक दलों के व्यवधान के कारण अपना बिजनेस नहीं कर पाया, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा डिफीट है। दूसरी बात है कि लोकपाल जो बना है वो जनता के दबाव में बना और कांग्रेस के पैरों तले धरती समाप्त हो गई है, खिसक गई है, इसलिए उन्होंने लोकपाल मजबूरी में लाया और इसलिए लोकपाल हुआ। इतना ही एक इस सेशन में हुआ। बाकी तो ये कांग्रेस की नाकामी है कि वो एक भी सेशन पूरा नहीं कर पाते। इससे पहले इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया था, पास कराया था और 4 राज्यों में चुनाव हार गए। ये सभी के सहयोग से संभव हो पाया। ये कोई अकेले कोई यूपी का या कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं था। हम लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, संसद में संसद के बाहर लड़ाई लड़ी और सरकार को ये लोकपाल बिल लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि कोई दबाव संसद पर काम नहीं कर सकता जब तक संसद स्वयं न चाहे किसी कानून को अमली जामा पहनाने का। मैं समझता हूं कि ये एक सभी दलों की मिलीजुली कोशिश थी कि अंततः हमारे पास में एक ऐसा संस्थान और एक ऐसा कानून होना चाहिए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध असरदार तरीके से काम कर सके। एक कानून साबिक IPL कमिश्नर ललित मोदी का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने की कवीम का नात है, जबकि दूसरे दावेदार रामपाल शर्मा हैं जो RCA के मौजूदा सदर CP जोशी के करीबी माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करदा ऑब्जर्वर जस्टिस NM कसेलवाल की निगरानी में हो रहे इस इलेक्शन में मोदी को 28 शहरों की हिमायत हासिल है। वाज़ेह है कि मोदी को BCCI ने तादीबी बुनियाद पर पाबंदी आयद कर रखी है।
सीपीआई ने बिहार के लक्ष्मणपुर, बाथे बथानी और मियापुर कत्लेआम के मुतासरीन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस मौके पर सीपीआई लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके 50,000 लोगों के दस्तखत सौंपे और सदर जमहूरिया से इस पूरे मामले पर दखल देने की गुजारिश की। इसके साथ ही पटना से निकली ये इंसाफ रैली जंतर मंतर पहुंचकर खत्म हुई। जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं उनके न्याय की आवाज पूरे देश तक पहुंचाना, उनके न्याय के लिए वो तो लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया की भी हम सबकी बड़ी भूमिका है, इसीलिए हम लोग इसको दिल्ली में ले आए हैं। बिहार में तो ये अपनी जगह पर लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई को हम दिल्ली लाना चाहते थे ताकि दिल्ली में भी जो लोग बैठे हैं वो भी इनके न्याय के संघर्ष, इनकी न्याय की आवाज सुन पाए। सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अपील में वो भी आए हैं पीछा से, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं है। दिन दहाड़े मर्डर होती है, पुलिस विभाग उसका वहीं पर है, 3-3 केस है जहां 33 पुलिस है, लेकिन हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकी। तो क्या कोर्ट से हमको न्याय दिला देंगे? क्या विश्वास करें? बहरी कज़ाकी के इल्जाम में गिरफ्तार हिंदुस्तानी जहाजरां सुनील जेम्स को रिहाई मिल गई है। जेम्स गुज़िश्ता 6 माह से टोगो जेल में थे। सुनील जेम्स आज किसी वक्त वतन के लिए रवाना होंगे। सुनील जेम्स की रिहाई की खबर से उनकी अहलिया ने मसरत का इजहार किया है। 5 महीनों का टाइम बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन टाइम था। हर एक पल हम यही सोचते थे कि पता नहीं सुनील आएंगे, आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में वो थे वहां का जुडिशियल सिस्टम हमें कुछ पता नहीं था। आज जब हमें सुबह खबर मिली कि वो रिलीज हो गए हैं तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच है या एक सपना है। पर हाँ, हम बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली हमारी फाइट खत्म हुई और सुनील रिलीज हो गए हैं और वो कल परसों तक घर वापस लौट आएंगे। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR Kabul presents CNBC Awards Real Estate Awards 2013. ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मेहनत, लगन और बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम किया जाता है, चारों रियासतों के असेंबली इंतखाबात में ईटीवी नेटवर्क ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया। कल ईटीवी सदर दफ्तर में इस कामयाबी का जश्न मनाया गया, जिसमें ईटीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना समेत नेटवर्क की दीगर कई सरकर्दा हस्तियां भी मौजूद थीं। ईटीवी ने 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की रिपोर्टिंग में एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम की और तमाम कौमी व इलाकाई चैनलों को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की ऐसी ऊंची उड़ान भरी जिसका लोहा मीडिया की दुनिया ने माना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हुए इंतखाबात में ईटीवी ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और गांव और गली गली की खबरों को दिखाकर सभी को हैरत में डाल दिया। दूर दराज फैले ईटीवी के रिपोर्टर और हैदराबाद में वाक़ हेड ऑफिस के बेहतर तालमेल के सबब हम एक बार फिर नंबर 1 साबित हुए। नंबर 1 सिर्फ इस माने में नहीं कि हमने सबसे तेज और सटीक इंतखाबी नताइज दिखाए और हर खबर पर हमारी पहली नजर रही, बल्कि ईटीवी ने नाजरीन के दिल पर भी राज किया और नाजरीन का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि ईटीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों और इंतखाबी नताइज का दीगर कई कौमी सतह के चैनलों ने अपनी नशरियात में हवाला दिया। सीएम हाउस और वजारतों से लेकर गांव के खेत खलियान और चाय की दुकान तक इंतखाबी खबरों और नतीजों पर ईटीवी का बोलबाला दिखा। बुध को ईटीवी ने अपने सैकड़ों स्टाफ के साथ हैदराबाद में वाक़ RFC दफ्तर में इस कामयाबी का जश्न मनाया। इस शानदार तकरीब में ईटीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना और रामोजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन बापी नीडू शरीक थे। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी ईटीवी की टीम को मुबारकबाद दी। मुझे कहते हुए खुशी है कि इस बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन
सबसे पहले चुनाव परिणामों की घोषणा करने में, ट्रेंड्स को दिखाने में ईटीवी चैनल्स सबसे आगे रहे। छत्तीसगढ़ में तो एक प्रकार से करिश्मा हुआ। ईटीवी छत्तीसगढ़ ने शाम 4:30 बजे रमन सिंह की 49 सीट्स की बढ़त बता दी थी, जबकि दूसरे सभी चैनल्स ने शाम को 7 बजे जाकर इसे स्वीकार किया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं हैदराबाद न्यूज डेस्क और राज्यों में तैनात ईटीवी स्टाफ को बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, दर्शकों के प्यार और स्नेह की भी तारीफ करता हूं और ये आशा करता हूं कि लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव नतीजे सबसे पहले हम ही ईटीवी चैनल्स पर लेकर आपके सामने आएंगे। ईटीवी की पूरी टीम को अपनी शानदार कामयाबी पर नाज है। ईटीवी ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों से दिखा दिया कि हम यूं ही इलाकाई चैनलों में सबसे आगे नहीं। साथ ही ये पैगाम भी दिया कि मुश्किलें कितनी भी आएं, ईटीवी हमेशा अपने नाजरीन के साथ है। नाजरीन का प्यार और उनकी हमदर्दी ही ईटीवी को नंबर 1 बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। बांग्लादेश में बरसर इक़्तिदार जमात अवामी लीग की तलबा शाख बांग्लादेश छात्र लीग के 8 कारकुनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छात्र लीग के 13 कारकुनों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। इन अफराद को 2012 में अपोजिशन की हड़ताल के दौरान बिस्वजीत दास नाम के एक शख्स को हलाक करने का कसूरवार पाया गया। 2012 में एक हुजूम ने तेजधार वाले हथियार से हमला करके बिस्वजीत को हलाक कर दिया था। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियाई मौजू पर आज से मुज़ाकरात का फिर से आगाज हो रहा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एश्टन के तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात में तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी और ये जुमे तक जारी रहेंगे। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक मुज़ाकरात की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन है। गुज़िश्ता माह ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी उमूर पर मुज़ाकरात का आगाज हुआ था, जो कि 4 दिनों तक जारी रहे थे। इराक में कल हुए कई बम धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। महलवकीन में 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ज्यादातर धमाके दारुल हुकूमत बगदाद में हुए। इराक में रवां साल तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 6,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शाम के कीमियाई हथियारों को रूस की बख्तरबंद गाड़ियों में मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कीमियाई हथियारों को तलब करने के गैर मामूली बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन के तहत इन गाड़ियों की अमेरिकी सैटेलाइट और कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। ऑपरेशन की ये तफसीलात कीमियाई हथियारों की पाबंदी से मुताल्लिक तंजीम OPCW के मंसूबे का हिस्सा है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका उस ऑपरेशन का हिस्सा होगा जो शाम के मस्टर्ड गैस, सराइन और पेक्सनर्व जैसे कीमियाई हथियारों को खास किस्म के आलात से लैस एक बहरी जहाज पर तलब करेगा। OPCW ये ऑपरेशन 2014 के वस्त तक मुकम्मल करने का इरादा रखती है। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी दी है। उनको ये धमकी पोलियो मुहिम पर मामूर कारकुनों को निशाना बनाने के बयान पर दी गई है। वाज़ेह है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के दौरान कहा था कि मुहिम से जुड़े कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्द तंजीम अंसारुल मुजाहिदीन ने अपने बयान में कहा कि हमारा निशाना नवाज शरीफ हुकूमत है, लेकिन इमरान खान अगर मुहिम की हिमायत करते हैं तो हम अपना निशाना तब्दील भी कर सकते हैं। वाज़ेह है कि ये दहशतगर्द ग्रुप उससे पोलियो मुहिम से जुड़े अफराद को निशाना बना चुका है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।